नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। एक बार मैं आपके कमेंट्स को सेट कर देती हूं, सभी लोग जल्दी जल्दी एक बार लाइव आ जाएंगे ताकि भाई क्लास को स्टार्ट किया जा सके। प्रिया, निकी कुमारी, मनीषा, बबली माथुर, छवि तोमर, रुचि, सुमन, अशोक, प्रियांश, शिवानी, मोहित, अभय, मोनिशा, के एम सोरी, बबलू, अंकित, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्ते काल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जल्दी जल्दी आप सभी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। और आप जानते हैं कि कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो कल हम लोग पढ़ रहे थे मध्य पाषाण काल। मैं आपको बता रही थी मध्य पाषाण काल के बारे में। प्यारे बच्चे, मैं आपको बता रही थी मध्य पाषाण काल, ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे थे। और आपको पूरा पाषाण काल में आपको बता चुकी थी। मध्य पाषाण काल में भी मेसोलिथिक पीरियड की भी अगर मैं बात करती हूं तो मेसोलिथिक पीरियड के बारे में भी मैं आपको कुछ जानकारी दे चुकी थी, ठीक है। आप लिख सकते हो मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड मैंने आपको बताया कि ये जो काल है ये आपका 10,000 बीसी से शुरू होता है, ठीक है, क्योंकि पूरा पाषाण काल 10,000 बीसी पर खत्म होता है। तो ये 10,000 बीसी से कब तक चला था? तो आप कहोगे मैम 4,000 बीसी तक ये चला था, ठीक है। तो मेसोलिथिक पीरियड की हम बात करते हैं। अब प्यारे बच्चे, जो मेसोलिथिक पीरियड है इसमें मैंने बताया था कि इस काल में छोटे छोटे पत्थरों का बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ। और प्यारे बच्चे, छोटे छोटे पत्थरों को कहा जाता था माइक्रोलिथ। क्या कहते थे इसको? इनको कहते थे माइक्रोलिथ। ये मैंने आपको बताया था। तो स्मॉल स्टोन्स का लार्ज स्केल पर जो यूज हुआ है वो इसी में हुआ है। उसके बाद प्यारे बच्चे, अनु ये सब बेटा मैं बता चुकी हूं, क्लास नहीं चल रही है, 1 मिनट में चेक करती हूं। अभी सब ठीक है? अभी सब ठीक है? बताइए बच्चों जल्दी से। अगर किसी भी बच्चे ने कॉपी पेस्ट किया, वो भी बिना बात का, जिसका कोई मतलब नहीं है आपकी क्लास से, और आप लगातार अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो ध्यान रखना बच्चा, फिर मुझे स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा। मैं उस बच्चे को ब्लॉक करवा दूंगी जो लगातार कॉपी पेस्ट करेगा, ठीक है। तो अब देखिएगा यहां पर क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ कहा जाता है। इसी में मैंने बताया था कि मनुष्य को क्या हुआ था? शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था। फुल नॉलेज ऑफ हंटिंग। शिकार का पूर्ण ज्ञान। इसके अलावा मैंने बताया था कि किसका यूज होने लगा? तीर कमान का प्रयोग।
किया जाने लगा। यूज बो एंड एरो, यूज बो एंड एरो। ठीक है, तीर कमान का प्रयोग किया जाने लगा। उसके बाद मैंने आपसे ही कल की क्लास में पूछा था, अब जो बच्चे कह रहे हैं ना धीरे लिखवाओ, इसका मतलब उन्होंने रिवीजन ही नहीं किया कि ये ऑलरेडी लिखा जा चुका है। यहां पे मैंने बताया था कि पशुपालन का साक्ष्य मिला, इस काल में पशुपालन के साक्ष्य, एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें आपसे मैंने पूछा था फर्स्ट पेट एनिमल, पहला पालतू पशु, और आपने मुझे उत्तर भी दिया था कि मैम डॉग। और इसके जो एविडेंस मिले हैं, इसके जो साक्ष्य मिले हैं पशुपालन के, वो दो जगह से, आदमगढ़ और बागौर। ठीक है, बागौर पड़ता है आपका राजस्थान में। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर यहां पे काम नहीं चलने वाला। आज तो मैं बता रही हूं आपको लिखकर, अगली बार से ऐसा नहीं चलेगा, आपको रिवीजन करना होगा। और आदमगढ़ कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश। तो इन दो जगह से एविडेंस मिले कि इस काल में पशुपालन होता था। यहां तक की बातें मैंने आपको कल भी बताई थी। ठीक है, अब आगे मैं यहां पे बताने वाली थी कि इसमें क्या हुआ, डेड बॉडीज। ठीक है, जो डेड बॉडीज होती थी, जो मृतक के शरीर होते थे, उनको दफनाने की प्रथा शुरू हो गई। जैसे कहां कहां दफनाया जाता है, जैसे मुस्लिम रिलीजन के अंदर डेड बॉडीज को दफनाया जाता है। ठीक है, और आपको यहां पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है किस काल में शुरू हुई। तो इसी काल में शुरू हुई, आप लिखोगे इसी काल में शव दफनाने की प्रथा की शुरुआत हुई। शव मतलब डेड बॉडी, उनको दफनाया जाने लगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों, अभी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुकिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा। एक मिनट रुकिए। नितेश यादव का नाम मैं ब्लॉक लिस्ट में डालने वाली हूं। ठीक है, पेपर पे लिख रही हूं मैं, नितेश यादव। अब आप बेटा हमारी कॉलिंग टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा अपने आप को अनब्लॉक कराने के लिए, क्योंकि आज मैं आपको ब्लॉक करा दूंगी। मैं उन बच्चों के साथ बिल्कुल समझौता नहीं कर सकती जो पढ़ना चाहते हैं, और जो नहीं पढ़ना चाहते उनसे मुझे मतलब ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी मैं यहां पे उन बच्चों से समझौता नहीं करूंगी। अब आगे आपकी मर्जी, अब आप क्या कमेंट करते हैं। ठीक है, सब दफनाने की प्रथा की शुरुआत हुई, और इसके जो एविडेंस मिलते हैं, इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो एक जगह है प्यारे बच्चे, लेखिया। लेखिया कहां पर पड़ती है? यूपी मिर्जापुर। कहां पड़ती है? यूपी के मिर्जापुर में मैम पड़ती है ये जगह, और यहां से मिले हैं यूपी मिर्जापुर। यहां से मिले हैं 17 मानव कंकाल, 17 ह्यूमन स्केलेटन। ये आपको मिलते हैं, मतलब 17 डेड बॉडीज आपको मिलती हैं। कहां पर? लेखिया, यूपी मिर्जापुर में। ठीक है, तो ये आप हमारी बात को अच्छे से ध्यान रखेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो यहां से और क्या मिला है? तो मैम हम कह सकते हैं दमदमा।
कहां पर पड़ता है बच्चा? ये भी यूपी के अंदर पड़ता है, ये भी यूपी में पड़ता है। और यहां से क्या मिला है? यहां से मिली है युगल समाधि, यानी कपल टॉम्ब मिला है। युगल समाधि यानी आप कहेंगे कपल टॉम्ब, दो लोगों की। अब ये हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं और आपके प्रेमी और प्रेमिका भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो आप कहोगे कि दमदमा यूपी से भी इसका सॉरी यहां पे लिखना, एक मिनट, दमदमा की जगह युगल समाधि के लिए यहां लिखना आपका महदह। महदह कहां पड़ता है? ये भी यूपी में पड़ता है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम दमदमा, इसको ठीक कर लेना बेटा। दमदमा भी कहां पड़ता है? यूपी में। तो यहां से क्या मिलता है? यहां से बेटा आपको मिलता है एक ही कब्र से 3 समाधि, एक ही कब्र से 3 समाधि, एक ही कब्र से 3 समाधि। इंग्लिश में लिखिएगा, दमदमा यूपी से आपको क्या मिलता है? 3 टॉम stones, 3 tomb stones from the same caves, from the same caves। ये आपको कहां से मिलता है? दमदमा यूपी से। फिर प्यारे बच्चों अगर मैं आगे बढ़ती हूं तो एक जगह है आपकी लंगनाज, जो आपको देखने के लिए मिलेगी गुजरात में। और यहां से क्या मिला है? पशुओं की हड्डियां हमें यहां से मिलती हैं, बोन्स ऑफ एनिमल्स, बोन्स ऑफ एनिमल्स। तो इन एविडेंस के बेसिस पर आप कह सकते हो कि यहां पर जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसकी डेड बॉडीज को दफनाया जाता था। जैसे मैं अगर आपसे बात करती हूं तो आपका शव दफनाने की प्रथा आपने देखी होगी कि एक तो मुस्लिम रिलीजन के अंदर डेड बॉडी को आपका दफनाया जाता है, उसके बाद में जो आपके क्रिश्चियंस होते हैं, जो ईसाई धर्म होते हैं, उसमें भी डेड बॉडी को दफनाया जाता है। तो पहली बार कैसे पता चला होगा कि कोई इंसान मर गया है? बेटा ये भी हो सकता है कि पहली बार जब कोई इंसान सोया हो तो वो अगले दिन उठा ही ना हो और उसके जो आसपास के लोग थे उन्हें उसे उठाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। जाकर चेक करिए संध्या, आप गलत कमेंट कर रही हैं, मैंने नहीं लिखवाया है। आप जाकर चेक कीजिए ठीक से, उसके बाद कमेंट करना, ठीक है। आगे देखिएगा, तो आपको मैंने बोला कि कोई व्यक्ति जब मरा होगा पहली बार तो लोगों को समझ में ही नहीं आया होगा कि ये मर गया है, उसको जगाने की कोशिश की होगी, हो सकता है उसकी पिटाई भी कर दी हो कि भाई उठ जा, क्यों नहीं उठ रहा है, हो सकता है उसमें डंडे बजा दिए हो कि भाई उठ जा, लेकिन वो नहीं उठा होगा। फिर जब वो नहीं उठा होगा तो उसके बाद क्या किया गया होगा? उस इंसान को ये समझ आया होगा पहली बार कि ये अब कभी नहीं उठेगा, और उसके बाद उनको दफनाने की प्रथा की शुरुआत हुई। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इसी टाइम पर आपकी ये डेड बॉडीज आपको मिलती हैं मध्य पाषाण काल के अंदर। अब मैं आपको लास्ट लाइन लिखवाने जा रही हूं, मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल, मेन साइट ऑफ ठीक है, मेन साइट ऑफ मेसोलिथिक पीरियड। तो अब हम इसके बारे में यहां पर लिखने वाले हैं, मेसोलिथिक पीरियड की मेन साइट कौन कौन सी थी। तो एक लिखिएगा कुचाई और एक लिखिएगा जलहल्ली, एक लिखिएगा कुचाई और एक लिखिएगा जलहल्ली।
ये मेन साइट है, मतलब आपके मेसोलिथिक पीरियड की मेन साइट कौन सी है, क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा। ठीक है, शव दफनाने की प्रथा जो है प्यारे बच्चों वो कब से शुरू हुई, ये भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो बेटा 17 नर कंकाल या मानव कंकाल, नर लिखो या मानव एक ही तो बात है। ठीक है, तो ये कहां से मिला है, तो आप कहोगे कि मैम ये हमें जो मिला है मध्य पाषाण काल से मिला है। ठीक है बच्चों, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब बेटा आपका मध्य पाषाण काल में क्या क्या हुआ ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताने वाली हूं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। तो ये बच्चे कब से शुरू होगी, तो मैम ये 4000 बीसी से और 2500 बीसी तक रहेगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में प्यारे बच्चे सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि यहां पर क्या शुरू हुआ था, बर्तन बनाना, बर्तन बनाना यहां पे शुरू हो गया था। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि बर्तन बनाने की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, तो आप कहोगे न्यू स्टोन एज में। बर्तन किसके लिए होते हैं, आप बर्तन का यूज किस में करते हो बच्चों, तो आप कहोगे कि मैम खाना खाने के लिए, खाना पकाने के लिए, या किसी किसी चीज को स्टोर करने के लिए, मतलब हम इन सब चीजों के लिए बर्तन यूज करते हैं। तो जब न्यू स्टोन एज आया था ना बच्चे, वो आपका कब आया था, तो मैम 4000 बीसी से 2500 बीसी तक। और इस युग में, इस नवपाषाण काल में मनुष्य ने बर्तन बनाना सीखा था। ठीक है, बनाना सीखा। और बेटा जी आपको मैं बता दूं, इसका बर्तन बनाना सीखा, उसके बाद इन बर्तनों का प्रयोग हुआ। तो प्रयोग मतलब यूज किसके लिए हुआ होगा, तो मैम खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए यूज किया जाता होगा। ठीक है, खाना पकाने के लिए यूज किया जाता होगा, खाना पकाने के लिए यूज किया जाता होगा, या फिर कई बार इनको जो बड़े बड़े बर्तन होते थे उनमें अनाज जो है वो भरकर रखने के लिए किया जाता होगा। तो ये आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए। और प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे आगे बात करती हूं, तो ये जो आपका साक्ष्य मिला कि इस युग में मनुष्य ने बर्तन बनाना सीखा, ये साक्ष्य कहां से मिला, इस चीज का एविडेंस कहां से मिला, तो आप कहेंगे ये एविडेंस मिला था प्रयागराज यूपी से। कहां से मिला था, प्रयागराज यूपी से। यह माना जाता है कि नवपाषाण काल से भी पहले, नवपाषाण काल से भी पहले हमें क्या मिला होगा, हमें बर्तनों के होने का प्रमाण मिलता है नवपाषाण काल से पहले, लेकिन एग्जामिनर इसको किस में रखते हैं, नवपाषाण काल में। ठीक है, और प्यारे बच्चे अगर मैं आगे आपसे बात करती हूं तो इस काल में और क्या हुआ था, तो बच्चे इसी काल में आपको मिलते हैं कृषि का साक्ष्य। कृषि का साक्ष्य भी यहीं से मिलता है, यानी आप कह सकते हो एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आपकी कृषि का साक्ष्य कहां से मिलता है, यहां से। तो प्यारे बच्चे कृषि का जो साक्ष्य मिला है तो वो आपका इसका क्या है, तो बेटा जी मेहरगढ़। क्या है आपका, मेहरगढ़। कहां पड़ता है ये मेहरगढ़, आपका जो है वर्तमान पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में देखने के लिए मिलती है ये जगह। और ये आपकी जो मेहरगढ़ है ये किस नदी के किनारे है, तो बेलन नदी के किनारे। नदी मतलब रिवर। ठीक है, बेलन नदी के किनारे। और ये क्या है, सबसे पुरानी कृषि बस्ती,
सबसे पुरानी कृषि बस्ती है ये। सबसे पहले कृषि का जो साक्ष्य मिलता है, जो एविडेंस मिलता है, वो मेहरगढ़ से मिलता है। और मेहरगढ़ आज के समय पर कहां पर है बेटा? पाकिस्तान के अंदर है, बेलन नदी के किनारे है। और जब हमने बात की पहली फसल की, फर्स्ट क्रॉप कौन सी थी? पहली फसल की जब हम बात करेंगे तो प्यारे बच्चे यहां पे पहली फसल यहां पे आपकी जौ देखने के लिए मिलती है। जौ आपकी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो आप कहोगे फर्स्ट क्रॉप कौन सी थी? जौ थी। कृषि बस्ती आपकी सबसे पुरानी मेहरगढ़ थी। और यहीं से हमें पहली बार एग्रीकल्चर के एविडेंस दिखाई देते हैं। इस काल में ही प्यारे बच्चे क्या हुआ था? आप कहोगे इस काल में ही हुआ था पहिए का आविष्कार। पहिया समझते हो? आपका जो व्हील होता है, पहिए का आविष्कार किया गया था। इन्वेंशन ऑफ व्हील आप कह सकते हो। इन्वेंशन ऑफ व्हील आपका इसी टाइम पर हुआ। व्हील समझते हो? पहिया। जैसे आपके पहले के समय किस तरीके के पहिए बने? तो बेटा जी कुछ इस तरीके के, ये वो आपका व्हील हुआ और इस तरीके के आपके पहिए बनते थे। तो इन्वेंशन यहीं से शुरू हुआ, पहली बार इसी काल से। ठीक है, और यहां से क्या हुआ? यहां से बेटा हमें मिलते हैं पूजा के साक्ष्य, एविडेंस ऑफ वर्शिप। मतलब इस टाइम पर पूजा के साक्ष्य हमें मिलते हैं। नवपाषाण काल में एविडेंस ऑफ वर्शिप, पूजा के साक्ष्य, मतलब इस टाइम पर भी लोग पूजा करते थे। ठीक है बेटा, पहली फसल जो थी वो आपकी जौ थी। गेहूं और चावल के भी प्रमाण मिलते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सारी चीजें आपको बताऊंगी। तो यहां से पहिए का आविष्कार हुआ, पूजा का साक्ष्य मिला, कृषि का प्रारंभ हो चुका है, आपके मनुष्य ने बर्तन बनाना सीख लिया है। ये सब चीजें आप यहां पर ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो आपका नवपाषाण काल है, इसकी मेन साइट्स कौन सी हैं, यानी कि नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल, यानी हम कह सकते हैं मेन साइट ऑफ न्यू स्टोन एज। तो मेन साइट कौन कौन सी हैं? तो आप पहले लिखिएगा, एक जगह है यहां पर संगनकल्लू। ठीक है, संगनकल्लू कहां पर पड़ता है? कर्नाटक में। और यहां से क्या मिला है? यहां से मिला है राख का टीला। क्या मिला है? राख का टीला मिला है संगनकल्लू से। ठीक है, क्या मिला है? राख का टीला। संगनकल्लू से प्यारे बच्चे यहां पर मिलता है राख का टीला। एक यहां पे इंपॉर्टेंट प्लेस है आपका सोन घाटी और एक है बेलन घाटी। नेक्स्ट लिखिएगा, सोन घाटी कहां पर पड़ती है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। और एक है बेलन घाटी, कहां पर देखने के लिए मिलती है? तो आप कहोगे कि मैम बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर ये हमें देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट लिख दीजिएगा सिंहभूम, झारखंड। नेक्स्ट क्या लिखोगे? एक और बचा हुआ है, देखती हूं इधर ही आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। एक लिखिएगा सिंहभूम, झारखंड। सिंहभूम, झारखंड। ठीक है, आगे आगे भागते रहोगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। और तुम्हें कुछ भी बोल दूं तो मैम आप में एटीट्यूड क्यों है? क्योंकि हम आपको कुछ बोल तो सकते नहीं हैं, हम आपको डांट सकते नहीं हैं, है ना, क्योंकि भाई आपने पैसे दिए हैं। कुछ बच्चे लिखते हैं हमने पैसे दिए हैं। तो ये सब चीजें किस किस में हुई? नवपाषाण काल में।
मैम ये साइट्स एग्जाम में पूछी जाती हैं, ऑफ कोर्स बेटा ये कई बार पूछ ली जाती हैं कि संगनकल्लू किस काल की बस्ती है, ओ सॉरी किस काल का स्थान है, या मेहरगढ़ किस काल का स्थान है, या आपका कुचाई किस काल का स्थान है, आग की खोज कब की गई थी, पूछ लिया जाता है पहिए की खोज कब की गई थी। ठीक है मैम, ठीक से नोट्स बनवा दीजिए बेटा, एक एक चीज सीक्वेंस में लिखी हुई है, यहां से और फिर यहां से एक एक चीज सीक्वेंस में लिखी हुई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, हर समय कॉमेडी नहीं हो सकती बेटा, पढ़ाई के समय पढ़ाई ही करनी पड़ती है, कॉमेडी भी हो सकती है लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं कि हम ज्यादातर कॉमेडी ही करते रहें। ठीक है, अब आ जाइए प्यारे बच्चों, आपका नेक्स्ट बिल्कुल अलग इससे पढ़ा रही हूं, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, चाल्कोलिथिक पीरियड। ताम्रपाषाण काल ये अलग है, ठीक है। चाल्कोलिथिक पीरियड, इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था तांबे की खोज। डिस्कवर ऑफ कॉपर, डिस्कवर ऑफ कॉपर, तांबे की खोज की गई थी। ठीक है बच्चे, तो आपने लिखा है तांबे की खोज किस समय हुई थी, तो ताम्रपाषाण काल में हुई थी। और बच्चे आपको मैं बता दूं कि तांबा क्या है, मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु, पहली धातु है। ठीक है, मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु। धातु किसको कहते हैं, तो आप कहोगे कि मैम धातु कहते हैं मेटल को। तो फर्स्ट टाइम किस मेटल का यूज किया गया था, तो आप कहेंगे कि मैम फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय द ह्यूमन इज कॉपर। कॉपर था। अब अगर मैं इसको देखूं, मेटल्स की बात करूं, तो कैसे कैसे मेटल का यूज हुआ है जरा देखना। सबसे पहले बेटा आपका तांबा आया, यानी कि कॉपर। फिर बच्चे तांबे के बाद कांसा, यानी कि ब्रोंज। और ब्रोंज आपका एक मिक्स्ड मेटल है, मिक्स्ड मेटल यानी कि मिश्र धातु। किस किस का मिक्सचर होता है इसमें, तो आप कहेंगे तांबा प्लस टिन, तांबा प्लस टिन इज इक्वल टू कांसा या ब्रोंज। टिन को क्या कहेंगे मैम, तो टिन ही कहेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चे अगर मैं आपसे बात करूं, तो इसके बाद मनुष्य ने क्या यूज किया, आयरन, यानी कि लोहा। आयरन आपका यूज होगा उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो आप कहोगे तांबा, कांसा और आयरन, ये एक सीक्वेंस है आपके यहां पर मेटल्स को यूज करने का। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और अगर मैं आपसे आगे बात करती हूं, तो ये जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां हैं, जैसे मैं यहां लिख भी देती हूं, एक बच्चे ने पूछा है कि लोहे का प्रयोग कब हुआ, तो लोहे का प्रयोग आपको देखने के लिए मिलेगा उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड,
कहां पर हुआ था इसका साक्ष्य? तो अतरंजी खेड़ा यूपी में, अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश, जो एटा के अंदर पड़ता है। ठीक है बच्चे, पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। इतना जितना कमेंट पे ध्यान दोगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला। आप अपनी ये सब हरकतें करने से पहले एक बार अपने पेरेंट्स का चेहरा जरूर देख लिया करो कि उन्हें तुमसे कितनी उम्मीदें हैं। अब तुम सोचते होगे पेरेंट्स को नौकरी चाहिए। पेरेंट्स को नौकरी नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारी तरक्की चाहिए, उन्हें तुम्हारा सुरक्षित भविष्य चाहिए। भाई नौकरी के बाद नौकरी तुम्हारी, सैलरी तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा है। उन्हें क्या चाहिए तुमसे? सिर्फ तुम्हारी तरक्की। और जिस दिन तुम्हारी तरक्की होती है, सिलेक्शन होता है ना, तो आपको मैं ये बता दूं सबसे ज्यादा खुशी किसकी होती है? उन्हें आपके सिलेक्शन की खुशी होती है। उसके बाद आपका पूरा भविष्य सुरक्षित हो जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे केवल और केवल क्या करते हैं? कमेंट करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं शांति से क्लास देखते हैं, रिवीजन करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, और वो बच्चे सिलेक्शन ले जाते हैं। तो बेटा सिलेक्शन लेने के लिए कुछ तो अलग करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप इसी तरीके से अपना टाइम खराब करते रहोगे तो मुझ पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर मैं आपसे बात करती हूं आगे, तो अब हम बात करेंगे कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां कौन कौन सी थी। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति कहां कहां पर इसका यूज किया गया था, उसके एविडेंस आपको बताऊंगी। यानी कि चाल्कोलिथिक कल्चर, जिसमें से बेटा जी अगर मैं पहला एग्जाम्पल आपको लिखवाऊंगी तो आप लिखोगे बनास संस्कृति। ये एक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति थी और ये आपको देखने के लिए मिलती है राजस्थान में। ठीक है, और ये जो थी इस संस्कृति को ताम्बती भी कहते हैं। इस संस्कृति को, किसको? बनास संस्कृति को। इस संस्कृति को ताम्बती भी कहते हैं। ताम्बती भी कहते हैं। इंग्लिश में भी लिख रही हूं, रुकना जरा। इस संस्कृति को ताम्बती भी कहते हैं। लिखिएगा, दिस कल्चर इज आल्सो कॉल्ड ताम्बवती। दिस कल्चर is also called ताम्बवती। क्यों कहते हैं मैम? रीजन बताइए। क्योंकि बड़े पैमाने पर ठीक है, क्योंकि बड़े पैमाने पर, क्योंकि बड़े पैमाने पर तांबा मिला, तांबा मिला। यहां लार्ज स्केल पर कॉपर आपको देखने के लिए मिलता है। बिकॉज कॉपर वॉज फाउंड हेयर इन लार्ज स्केल। इन लार्ज स्केल लिख दीजिए, बिकॉज कॉपर इज फाउंड इन लार्ज स्केल। ठीक है, उसके बाद दूसरी लिखिएगा, नेक्स्ट आपका मिलता है कायथा संस्कृति। कायथा कल्चर कहां पर देखने के लिए मिलता है? मध्य प्रदेश। ये भी आपकी चाल्कोलिथिक कल्चर में आता है। नेक्स्ट लिखिएगा मालवा।
मध्य प्रदेश के नावदा टोली में। क्वेश्चन कैसे आएगा मैम? क्वेश्चन कैसे आएगा? तो क्वेश्चन आएगा कि भैया बनास संस्कृति किससे संबंधित है, कायथा संस्कृति किससे संबंधित है, मालवा संस्कृति किससे संबंधित है। सबका एक ही आंसर है कि ये सारी ताम्रपाषाण कालीन यानी कि चाल्कोलिथिक कल्चर से संबंधित हैं। यहां पर तांबे का प्रयोग हुआ है। और एक लास्ट लिखिएगा बेटा, जॉर्वे, जॉर्वे संस्कृति, जॉर्वे कल्चर, ये कहां पर है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में किस किस जगह पर देखने के लिए मिली? तो इनाम गांव और सोने गांव, इनाम गांव और बेटा सोने गांव। यहां पर, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूं तो ये कैसी संस्कृतियां थी, शहरी या ग्रामीण? तो आप लिखेंगे ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां, कृषक ग्रामीण संस्कृतियां थी। कृषक ग्रामीण संस्कृतियां थी। ठीक है, इंग्लिश में लिखिएगा, देयर वर तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति आपकी किससे पहले शुरू हुई है और किसके बाद? तो नवपाषाण काल में आपका ये देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की शुरुआत इस टाइम पर हो चुकी थी। और तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। बेटा ताम्रपाषाण संस्कृति का मतलब है कि ताम्रपाषाण संस्कृति मतलब जहां पर तांबे का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। तो आपको बता दूं यहां पर कि तांबे का सबसे ज्यादा प्रयोग कहां कहां किया गया? तो बनास संस्कृति, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, जॉर्वे संस्कृति, इन सब में। और ये जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां थी ये सारी की सारी रूरल थी, मतलब ग्रामीण थी, यानी कि अभी आपके शहरों का विकास नहीं हुआ। क्योंकि अब शहरों का विकास जिसमें आप पढ़ने वाले हो उसे हम कहते हैं बच्चे सिंधु घाटी सभ्यता, उसे हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता प्यारे बच्चे इसको कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता की प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे बात करती हूं, मैम पीडीएफ से पढ़ा दीजिए। विनय कुमार जी, मैं पूरी तरीके से अच्छे से लिखने की कोशिश कर रही हूं। ठीक है, बाकी और कोशिश करती हूं। सिंधु घाटी सभ्यता, जब आप इस सभ्यता के बारे में सुनते होंगे तो आपने सुना होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये एक नगरीय सभ्यता। अब मैं आपके सामने थोड़ा सा पेन रखूंगी और आपसे कुछ बताना चाहूंगी। देखो अब एक नई सभ्यता बेटा शुरू हो रही है। ठीक है, और इस सभ्यता के अंदर हम क्या क्या देखते हैं? जैसे मैं अगर आपसे बोलने लगूं कि मुझे जो है आप केरल के बारे में बताओ, तो आप क्या बताओगे कि वहां के लोग क्या खाते हैं, वहां के लोग कैसे रहते हैं,
वहां पर एजुकेशन कैसी है, क्या वहां पर पूजा पाठ होता है, क्या वहां के लोग जो कपड़े पहनते हैं वो किस तरीके के पहनते हैं, वहां के लोग कौन से गेम खेलते हैं, वहां के लोग खाने में क्या खाना पसंद करते हैं, वहां पर कौन कौन सी फसल होती हैं, वहां के लोग कौन कौन से जो गेम है वो घरों में खेलते हैं, ठीक है, वहां के लोग आपस में कैसे रहते हैं, क्या वहां पर कास्ट सिस्टम है, क्या वहां पर सांप्रदायिक दंगे होते हैं। ये सब आप जब बोलोगे किसी भी जगह के बारे में, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे यूपी के बारे में बताओ, तो सेम चीज यूपी के बारे में कि यूपी के लोग सबसे ज्यादा क्या खाते हैं, यूपी के किस जिले में क्या चीजें फेमस हैं, ठीक है, यूपी में आपके जो लोग हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं, यूपी में कैसा कल्चर है, यूपी में कौन से गेम फेमस हैं, ठीक है, ये सब आपको कैसे पता चलता है, जब आप उस जगह के बारे में जानते हो। तो अगर अब मैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर रही हूं, जैसे मैं आपके सामने दो जगह का नाम लूंगी, एक जगह का नाम लेती हूं जो कोई गांव है और एक जगह का नाम लेती हूं जो कि आपका एक शहर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता प्यारे बच्चे कैसी है, तो आप कहोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी मैम, ये एक नगरीय सभ्यता थी, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये एक यहां पर सिटी सिविलाइजेशन है। पहली शहरी आपकी सभ्यता आपको देखने के लिए मिलती है इतिहास के अंदर। तो आप कहेंगे कि मैम सिटी सिविलाइजेशन इसको कहा जाता है। इसी को मैम हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसी को मैम सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, इसके आपके सारे नाम बता रही हूं। और इसे क्या कहा जाता है बताइए जल्दी से, आपको पता होगा। और क्या कहा जाता है इसको, जल्दी जल्दी बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस किस नाम से जाना जाता है। मैम होमवर्क में क्वेश्चन दे दीजिएगा, ठीक है। तो बताओ बेटा जल्दी से, और इसे क्या कहा जाता है। इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, मैं इसका कारण आपको बता दूंगी, लेकिन पहले मुझे बताइए कि आपके सिंधु घाटी सभ्यता के आपके अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की हमने बच्चे शुरुआत की है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। बताइए, अभी तक आपने नहीं बताया, बहुत बढ़िया। मैम इसे ब्रोंज सिविलाइजेशन कहते हैं, यानी कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, यानी ब्रोंज सिविलाइजेशन। ठीक है, ब्रोंज सिविलाइजेशन बिल्कुल सही है। क्यों कहेंगे, क्योंकि यहां पर कांसे का प्रयोग होगा, क्योंकि तांबे का प्रयोग तो इससे पहले शुरू हो चुका है। अब किसका शुरू होगा, तांबे का। अब तांबे का यहां पर प्रयोग शुरू होगा, जिसे आप कहेंगे कांस्य युगीन सभ्यता। और इसको क्या कहते हैं, और इसको कहते हैं सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सिविलाइजेशन। सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सिविलाइजेशन। ये आपकी इस सभ्यता के सारे नाम हैं। अब देखो, इसे किसके अंदर रखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, तो मैम आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है एसएससी के द्वारा कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल के अंदर आती है, तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर आती है। ठीक है, सिटी सिविलाइजेशन, सुमेरियन सिविलाइजेशन, इसको कहेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसको कहेंगे सरस्वती सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन आप खुद लिख लीजिए।
ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल में कौन सी आपकी आती है, मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर वैदिक सभ्यता और आपकी सिंधु घाटी सभ्यता दोनों को रखा गया था। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो आपको मैं पहले ही, अब यहां पे हम बात करेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी डेट कब से कब तक मानी जाती है। तो 2500 से 2500 बीसी से 1750 बीसी। 2500 बीसी से 1750 बीसी मानी जाती है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इस सभ्यता की पहली बार खोज किसने की थी। सारी चीजें आपको बता रही हूं, क्वेश्चन क्या आएगा, पहली बार खोज, तो लिखिएगा पहली बार 1826 में चार्ल्स मैसेन ने खोजा। चार्ल्स मैसेन ने खोजा। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स मैसेन इन 1826। तो पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता को किसने खोजा, चार्ल्स मैसेन ने खोजा 1826 में। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में प्यारे बच्चे 1856 में पहली बार कनिंघम ने सर्वेक्षण किया। कनिंघम ने सर्वेक्षण किया। कनिंघम ने सर्वेक्षण किया। कनिंघम फर्स्ट सर्वेड द एरिया in 1856। in 1856 मैम ये एडी है, जी हाँ ये एडी है, ये बीसी नहीं है, ये एडी है। 1856 एडी, 1826 एडी। एक मिनट, स्पेलिंग एक मिनट। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात चल रही है कि किसने पहली बार सर्वे किया, किसने पहली बार डिस्कवर किया। और अब हम बात करते हैं यहां पर कि जो कनिंघम आपने नाम देखा मेरे से, ये कनिंघम कौन थे, इनके बारे में प्रश्न बनते हैं। बेटा अगर मैं आपसे कनिंघम की बात करती हूं तो इनके बारे में पहले जान लीजिए। कनिंघम, ठीक है, कनिंघम के बारे में लिखिएगा। इन्हें कहा जाता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक। इंग्लिश में लिखकर फिर मैं आपको समझाऊंगी कि ये डिपार्टमेंट क्या करता है और ये क्या होता है। लिखिएगा फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एक मिनट, फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मतलब इसको शॉर्ट में कहते हैं ASI।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसका काम क्या होता है? तो ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चे, ये जो आपका सर्वेक्षण विभाग होता है ये नई नई चीजों को खोजता है। जैसे आपने सुना कि आपके हड़प्पा की खोज हुई, आपने सुना मोहनजोदड़ो की खोज हुई, तो ये खोज किसने की? इस पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के लोगों ने। इस विभाग में प्यारे बच्चों आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर ये जो विभाग है इसका काम होता है नई नई चीजों को खोजना। आप जितना भी आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं उस सिंधु घाटी सभ्यता के सारे एविडेंस किसने खोजे हैं? इस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने। ये उन पर रिसर्च करता है। ठीक है, तो आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक कौन था? तो ये कनिंघम ही यहां पर आपका था। और ये कनिंघम ही इस डिपार्टमेंट का प्यारे बच्चे, ये जो आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है यही इसका क्या था? लिखिएगा फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, प्रथम महानिदेशक था, प्रथम महानिदेशक। और बच्चे अगर मैं आपसे बात करती हूं कि आपके इस समय पर इन प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आप यहां पे मुझे क्या आंसर देंगे बताइए जल्दी से। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? ये आपका आज का क्वेश्चन है, बताइए मुझे। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूं ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1861। और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहां पर है? तो आप कहेंगे नई दिल्ली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वी विद्यावती नहीं होगा बेटा, वी विद्यावती इसके पहले जो है पहले थी। मुझे वर्तमान में आपसे पूछना है, वर्तमान महानिदेशक आपको बताने हैं कौन है? बहुत बढ़िया अनमोल, यदुवीर सिंह रावत। यदुवीर सिंह रावत। वी विद्यावती इनसे पहले थी, यदुवीर सिंह रावत। ठीक है, तो ये आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है। और कल मैं आपको पढ़ाऊंगी, यहां पर देखिएगा, लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कल कहां से पढ़ना है। जॉन मार्शल। लेकिन जाने से पहले कुछ प्रश्नों के उत्तर देकर जाना जो मैं आपसे रिवीजन के तौर पर पूछ रही हूं। चलिए बच्चों मुझे बताइएगा, इतिहास का वर्गीकरण कितने पार्ट्स में है? इतिहास का वर्गीकरण बताना कितने पार्ट्स में है? फिर मुझे बताना कि प्रागैतिहासिक काल का वर्णन, जो प्रागैतिहासिक काल है इसका वर्गीकरण भी लिखकर बताना कैसे होगा और क्या क्या होगा। ठीक है, फिर मुझे बताना बेटा आपके पशुपालन के साक्ष्य कहां मिलते हैं, किस काल में? कृषि का प्रारंभ बताइएगा किस काल में? बर्तन बनाना बताइएगा किस समय पर? पहिए का आविष्कार किस समय पर? कच्चा मांस किस समय पर खाता था? आग का आविष्कार
शव दफनाने की प्रथा। अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर कर पा रहे हैं तो आपका रिवीजन एकदम सही चल रहा है। मैम आपने इतिहास का विभाजन बताया था, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और मैम ऐतिहासिक काल। उसके बाद आपने वर्गीकरण प्रागैतिहासिक काल का 3, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पशुपालन का जो साक्ष्य हमें मिलता है वो किस टाइम पर मिलता है, तो मैं ये आपने बताया था मध्य पाषाण। ठीक है, मध्य पाषाण यानी कि मेसोलिथिक पीरियड में। उसके बाद कृषि प्रारंभ और बर्तन बनाना, पहिए का आविष्कार, तीनों नवपाषाण काल। ठीक है, उसके बाद में कच्चा मांस, पुरापाषाण। ठीक है, और आग का आविष्कार, पुरापाषाण। पुरापाषाण। शव दफनाने की प्रथा, मध्य पाषाण। अब मुझे अपना रिस्पांस जरूर देकर जाना कि क्लास में कितने बच्चे थे जिन्होंने इन क्वेश्चंस के आंसर किए हैं। उसके बाद मुझे बताइएगा, आप मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर और दीजिएगा। राख का टीला कहां से मिला है? राख का टीला कहां से मिला है? बर्तन बनाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? पशुपालन जो है, ठीक है, पशुपालन का साक्ष्य कहां से मिला है? एविडेंसेस कहां से मिले हैं? राख का टीला कहां से मिला है? बताइए जल्दी से। ठीक है, अगर आप यहां पे सब ठीक बता रहे हैं, जैसे राख का टीला संगनकल्लू कर्नाटक में मिला है, संगनकल्लू। इसके बाद बर्तन बनाना प्रयागराज यूपी में मिला है मैम, प्रयागराज यूपी से। पशुपालन का साक्ष्य कहां से मिलता है? तो 2 जगह से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। बताइए वो कौन कौन से थे? एक मैंने आपको बताया था आदमगढ़ और एक मैंने आपको बताया था बागोर। एक लास्ट क्वेश्चन कि बनास संस्कृति का संबंध किससे है? बनास संस्कृति का संबंध किससे है? बताइए, बनास संस्कृति का संबंध किससे है? लास्ट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स जरूर करके जाना। ठीक है, तो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है ये। ठीक है, चाल्कोलिथिक कल्चर से है मैम। अब कितने बच्चों ने यहां पर आंसर किए हैं, एक बार थम्स अप करके जरूर चले जाना। अगर आप प्रश्नों के उत्तर कर पा रहे हो तो आप बिल्कुल सही हो, आपका रिवीजन अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजें मैं आपको बताऊंगी कल की क्लास में। कल हम सिंधु घाटी सभ्यता में आगे की तरफ पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, उसमें किस तरह के लोग थे, क्या कपड़े पहनते थे, क्या फसल बोते थे, क्या व्यापार करते थे, क्या खाते थे, मीठे में क्या खाते थे, सब कुछ कल। तो आज के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो।